अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 15 जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और अध्याय 15 का जो नाम है वो है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। देखना नाम से बड़ा क्लियर सा समझ में आ रहा हमें कि ऊर्जा के स्रोत की बात की है। इसका मतलब हमने 9th क्लास में, आपको याद होगा, कार्य एवं ऊर्जा एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, जिसमें कार्य के बारे में समझा था और ऊर्जा क्या होती है ऊर्जा के बारे में समझा था। वहाँ पर कई सारे हमने फार्मूले भी प्रूव किए थे। तो हालांकि हम शार्ट में भी समझेंगे कि वास्तव में ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा और इसके स्रोत, मतलब जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, उसके सोर्स क्या क्या है, उसके स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्य वास्तव में क्या होता है या ऊर्जा क्या होती है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा की परिभाषा क्लियर होती है कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर ये बात क्लियर समझ में आ रही है हमें कि अगर कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। इसका मतलब कोई भी हमें कार्य अगर करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सपोज करें कि मुझे साइकिल चलाना है ना, अपने घर से निकल के मुझे स्कूल साइकिल से जाना है, तो साइकिल चलाने के लिए हमें काय की आवश्यकता पड़ेगी, एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो अलग अलग सोर्स से हमें वो ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हमें यही पता करना है यहाँ पर कि वास्तव में ऊर्जा के जो स्रोत है वो क्या है, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर में हेडिंग है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ऊर्जा खर्च करके ही कार्य किया जा सकता है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो कार्य नहीं होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझे कि मान लिया जाए कि हम सो के उठे और स्कूल जाते तक, मान लिया जाए कि सुबह सो के उठे और हमें क्या है, स्कूल जाना है, और स्कूल जाते तक हमने कहाँ ऊर्जा खर्चे की है, तो उसका अगर अनुमान लगाए तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हम जब जैसे सो के उठे, कुछ अंधेरा था, हम सुबह 5 बजे सो के उठ गए, अंधेरा था तो हमने क्या किया, बल्ब चालू किया, क्या हुआ, प्रकाशीय ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हुई, ठीक है, जिससे क्या हो गया, प्रकाश प्राप्त हो गया। प्रकाश थोड़ा सा लाइट हो गया, उसके बाद में हमने कुछ काम किए, है ना, हल्के फुल्के काम किए, कुछ सामान इधर उधर किया, अपनी बैग जमाया, तो वहाँ पर क्या हो गई, पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी हमें। उसके बाद में हमने क्या किया, नहाया, नहाने के लिए पानी गर्म किया, और पानी गर्म किया तो कैसे किया, वाटर हीटर से या वाटर विद्युत से हमने क्या किया, पानी को गर्म किया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो विद्युत ऊर्जा भी हमने वहाँ पर यूज़ की और पानी गर्म हो गया। पानी गर्म होने के बाद में नहाया, और इस प्रकार से हम फिर उसके बाद में साइकिल से स्कूल गए, और जब साइकिल से स्कूल गए तो वहाँ पर पेशीय ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ी, जिससे हम साइकिल से स्कूल पहुँच गए। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि जो ऊर्जा की बात की है कि किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा भी अलग अलग प्रकार से होती है। सपोज करें, एक एग्जांपल ले कि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक मोमबत्ती है। देखना, यहाँ ध्यान देना, हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक मोमबत्ती है, और इस मोमबत्ती को हमने जलाया, ठीक है, और जलाने के बाद इस प्रकार से इसको जला दिया, और जलाने के बाद में इस प्रकार से क्या हो गया, इससे प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ मोमबत्ती को जलाने से। अच्छा, जब मोमबत्ती को हमने जलाया तो क्या हो गया, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा उसमें थी, और रासायनिक ऊर्जा से क्या हो गया, ये ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। भाई कुछ क्या हो गया, ऊष्मा भी उत्पन्न हुई उससे। उसके साथ साथ में देखना, इसमें क्या थी, रासायनिक ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर थी। भाई रासायनिक क्रियाओं से तो मोमबत्ती बनी थी, तो इसके अंदर क्या थी, रासायनिक ऊर्जा थी। और जब हमने इसको जलाया तो ये क्या हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की, या ऊष्मा ऊर्जा भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद में और क्या हुआ, हमने मान लिया जाए कि मोमबत्ती को जलाया तो ऊष्मा तो उत्पन्न हुई, गर्मी उत्पन्न हुई, उसके साथ साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हुआ, प्रकाश
ऊर्जा भी प्राप्त हुई। अच्छा, और क्या हुआ? अन्य उत्पाद भी उत्पन्न हुए। कैसे अन्य उत्पाद? इससे कुछ धुआं निकला, वो पर्यावरण में गया, इसका मतलब कुछ उत्पाद में भी उत्पन्न मतलब अन्य उत्पाद लिख देता हूं मैं। अन्य उत्पाद हो सकता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्सर्जित हो, और जो भी है, तो कई सारे अन्य उत्पाद भी इससे प्राप्त हुए। कुछ समय बाद क्या हुआ? हमारे पास में क्या है, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा संचित थी। कुछ समय बाद क्या हुआ? मोमबत्ती खत्म हो गई, ठीक है ना, जलते हुए गई और मोमबत्ती क्या हो गई? खत्म हो गई। अच्छा, खत्म हो गई तो उसने तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न कर दी, प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न कर दी, और कई सारे अन्य उत्पाद भी उत्पन्न कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? रासायनिक ऊर्जा से यह परिवर्तित हुई ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में और अन्य उत्पादों में। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता, परिवर्तित किया जा सकता। कहने का मतलब, याद होगा आपको कि 9th क्लास में हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता। देखना, हमारे पास में क्या है? ऊर्जा थी, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा थी, और रासायनिक ऊर्जा को हमने क्या किया? यहाँ पर हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा संचित थी इस मोमबत्ती में। अब इस रासायनिक ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर दिया? ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, अन्य उत्पादों में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया? एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित कर दिया, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता। अगर हम यहाँ पर बोले कि ऊर्जा के रूप क्या क्या है, अभी यहाँ पर बड़ा एक हमारे पास में क्वेश्चन उठता है कि हर बार हम अलग अलग ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे अगर देखा जाए कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसके लिए? कार्य करने के लिए। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? हम भोजन से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अच्छा, भोजन कहाँ से मिलता है? मान लिया जाए कि हम सब्जी खा रहे हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही। अच्छा, सब्जी खा रहे हैं, सपोज करें कि जो सब्जी है, मान लिया जाए गोभी की सब्जी खा रहे हैं हम, तो गोभी के फूल ने क्या किया? गोभी का जो पौधा था उसने क्या की? अपने मृदा से और वायु से और पानी से ऊर्जा प्राप्त की, और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में उस ऊर्जा का रूपांतरण हो गया हमारे पेशीय ऊर्जा में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा के प्रकार कितने हैं? ऊर्जा के प्रकार कितने प्रकार को जानते हैं हम? कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, हम पहला बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, जिसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। गतिज ऊर्जा, ये बात क्लियर है। इसके अलावा अभी हमने जो एक्टिविटी की ना, जब सुबह से सो के उठे उसके बाद में हमने क्या क्या किया, क्या क्या गतिविधियां की, और हमने उसमें कौन सी ऊर्जाएं उपयोग में की, तो उस आधार पर आप बता सकते हैं कि हमने रासायनिक ऊर्जा उपयोग की। रासायनिक ऊर्जा, अभी रासायनिक ऊर्जा का हमारे पास में उदाहरण है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा मतलब जो हमने सुबह बल्ब जलाया था, मतलब काफ़ी अंधेरा था, तो हमने क्या किया? बल्ब जलाया। बल्ब कैसे जला? विद्युत ऊर्जा से बल्ब जला। इसके बाद में हमें प्रकाश उत्पन्न प्राप्त हुआ, तो प्रकाश ऊर्जा। इसके अलावा उष्मा भी प्राप्त हुई कुछ, तो उष्मीय ऊर्जा बोल सकते हैं हम। पांचवा, उष्मीय ऊर्जा। हम जब स्कूल गए तो पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, तो हम बोल सकते हैं पेशीय ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा भी होती है। क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा और आदि बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से
कई सारी अलग अलग ऊर्जाएं हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, जब ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जब रूपांतरित किया जा सकता तो हम ऊर्जा के बारे में इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों है भाई? हमने 9th क्लास में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि पर्यावरण को इस प्रकार से नुकसान हो रहा, ऊर्जा यहाँ पर हास हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, तो सारी चीज़ें हैं। तो 9th क्लास में भी हमने इतना ऊर्जा के बारे में पढ़ा, 10th क्लास में भी अभी हम ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊर्जा की इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है? उसका कारण ये है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित तो किया जा सकता है, लेकिन जो रूपांतरित हो गई उस ऊर्जा को वापस नहीं लाया जा सकता। वो अन्य उत्पादों में, प्रकाशीय ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो गई और फिर वो इस रूपांतरण के बाद में और किसी रूप में रूपांतरित हो सकती है। एग्जैक्टली उसको जैसे के वैसे वापस लाना संभव नहीं होता। प्राय अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि हमने क्या किया, मैंने क्या की, सुबह उठा और चाय पीने की मेरी इच्छा हुई, ठीक है ना, और चाय पीने की इच्छा हुई और मुझे चाय मिल गई, ठीक है। और चाय मिलने के बाद में क्या हुआ कि टी टेबल पर चाय रखी हुई है, एक कप में चाय रखी हुई है और गर्म है बिल्कुल, ठीक है। उसका तापमान काफ़ी ज़्यादा तापमान है और जो चाय का कप है, इस प्रकार से चाय का कप यहाँ पर रखा है और ये क्या है, गर्म है, काफ़ी यहाँ पर गर्मी दिखाई दे रही। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, ऊष्मा संचित है और वो ऊष्मा क्या हो रही है कि वातावरण में फैलते जा रही है। मैंने कुछ देर बाद देखा, 10 मिनट बाद देखा, मैं चाय तो रख दी लेकिन और किसी काम में व्यस्त हो गया और मैंने कुछ देर बाद देखा तो चाय ठंडी हो गई, उसका तापमान एकदम कम हो गया, तापमान चाय का क्या हो गया, कम हो गया। तो ये वाली जो ऊष्मा है ये क्या हो गई, रूम के अंदर फैल गई। अब मुझे फिर याद आई, अरे मैंने तो चाय यहाँ पर गर्म चाय रखी थी, मुझे चाय पीना था, मैं तो भूल गया था चाय पीना। अब मेरी यही इच्छा हुई कि जो रूम में जो ऊष्मा वितरित हो गई, उस ऊष्मा को एकत्रित करके फिर से चाय को गर्म कर लेता हूँ। संभव है क्या? संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब फिर से चाय अगर पीना है तो मुझे उसी रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जिससे वो चाय बनी थी, या उससे हमें पुनः गर्म करना पड़ेगा। ये जो ऊष्मा वातावरण में चली गई, उसको वापस लाना यहाँ पर संभव नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर से गैस जलाना पड़ेगा और फिर से उस पर चाय गर्म करना होगा और तब उससे ऊष्मा लेकर फिर से मैं गर्म चाय पी पाऊंगा। यहाँ पर इतनी कहानी समझने के बाद में हमें ये बात समझ में आ रही है कि ऊष्मा को, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसको वापस लाना संभव नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि कोई अगर धातु का बर्तन है, सपोज करें कि ये धातु का बर्तन है और मैंने उसको क्या किया, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर पटका, क्या हुआ था देखना, यहाँ पर क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा थी इसमें, और स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार से पटका तो आपको मेरे ख्याल से आवाज आई होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या काय में परिवर्तित हो गई, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ध्वनि भी ऊर्जा है, वैसे हम लिख सकते हैं, कई सारी लिख दी हमने, ध्वनि ऊर्जा भी हम लिख सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा भी इसका ऊर्जा का प्रकार है। 9th क्लास में हमने ध्वनि पढ़ा था, है ना, और हमने ये भी बताया था कि वहाँ पर ध्वनि जो है वो ऊर्जा का ही रूप होता है और क्या क्यों होता है उसका भी कारण वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था। तो ये बात क्लियर हो गई। हमें यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए, इतनी बातें समझने के बाद में हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। ऊर्जा की एक विशेषता होती है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, उसको न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर ऊर्जा के प्रकार अगर बोला जाए तो यांत्रिक ऊर्जा बोल सकते हैं हम, जिसको गतिज ऊर्जा, या इसके भी 2 प्रकार है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद में रासायनिक ऊर्जा बोल सकते हैं, हालांकि 9th क्लास में ये सारी चीज़ें हमने यही चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पर। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा हो गई, पेशीय ऊर्जा हो गई और नाभिकीय ऊर्जा, और इस प्रकार से हम इसको अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपको हर चैप्टर में बोलता हूँ, ठीक है, हर चैप्टर में अपना डिस्कशन होता है। ये जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। कई बच्चे ये टेंशन में रहते हैं कि सर आप ये बस पढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा और हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना। हम नोट कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से हम उसको लिखेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या हम अभी पहले बेसिक समझ रहे हैं, और बेसिक समझने के बाद में और इसके साथ साथ में अध्याय के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद में हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, अभ्यास के बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, और इसके साथ साथ में जब क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि आपको तो ओवरऑल ऐसी कहानी नहीं लिखना है ना एग्जाम में। भाई एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसका आपको हम क्या करेंगे, जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन आएगा आपके पास में, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ रहेगा, तो उसको नोट भी करना है और उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो आपके एक नोट्स तैयार होते हुए चलेंगे और आप उस नोट्स को के द्वारा हम तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रहे। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऊर्जा के स्रोत देखना। अब यहाँ पर हमने ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं शॉर्ट में कि ऊर्जा क्या होती है। अब सोचने वाली बात है कि ये स्रोत क्या होते हैं भाई, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत का मतलब ये है कि जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सिंपल ही तो काम है। ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, तो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है ना। सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसमें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो रही है, तो सूर्य क्या हो गया, उसका स्रोत हो गया। मान लिया जाए कि हमें खाना पकाना है, खाना पकाने के लिए हमें क्या की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और वो कौन सी ऊर्जा है, सपोज करें कि एलपीजी गैस पर हम खाना बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एलपीजी गैस से हम खाना बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा यूज कर रहे हैं। सपोज करें कि हम हीटर पर खाना बनाना चाह रहे हैं, हीटर द्वारा खाना बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो विद्युत क्या हो गया, खाना बनाने के लिए स्रोत हो गया। सूर्य क्या हो गया, ऊष्मा के लिए हमारा एक स्रोत हो गया। तो स्रोत का मतलब है जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अच्छे स्रोत किसको माना जाता है, सपोज करें कि हम अच्छा स्रोत की बात कर रहे हैं और ईंधन की बात कर रहे हैं। ईंधन क्या होता है, ईंधन मतलब मान लिया जाए हमें खाना बनाना है, तो काय पर खाना बना सकते हैं। कोयले से खाना बना सकते हैं हम, जो कोयला होता है, कोयले द्वारा कोयले को जलाकर हम खाना बना सकते हैं। जलाऊ लकड़ी को जलाकर हम खाना बना सकते हैं। एलपीजी द्वारा खाना बना सकते हैं। विद्युत द्वारा खाना बना सकते हैं। विद्युत जो होती है, विद्युत से हम हीटर जलाएंगे और उससे हम खाना बनाएंगे। सौर ऊर्जा से हम खाना बना सकते हैं, सोलर कुकर वगैरह होते हैं, तो उसके द्वारा हम खाना पका सकते हैं। तो उसको खाना पकाने के लिए अलग अलग सोर्स है, अलग अलग स्रोत है, डिपेंड करेगा कि आप किस पर बना रहे हो। कितने सारे सोर्स की हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें खाना बनाना है तो कौन से सोर्स का उपयोग करेंगे, कौन सा स्रोत ऐसा है जिसका हम उपयोग खाना बनाने के लिए चूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कुछ विशेषताएं होना चाहिए जो हमें आसानी से प्राप्त हो। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अच्छा ईंधन, अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि जो हमें खाना बनाना है और वो अलग अलग तरीके से हम खाना बना सकते हैं, तो उसके अच्छे गुण क्या होना चाहिए और कौन सा सोर्स या कौन सा स्रोत हम इसमें उपयोग में ला सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं भाई, अच्छे स्रोत के गुण क्या होना चाहिए, तो आप मेरे ख्याल से आप खुद ही बता सकते हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि दहन, उसका जब दहन होगा तो दहन करने के बाद में क्या है, धुआं वगैरह न्यूनतम होना चाहिए। सीधी बात है ना। अगर आप कोयला जला रहे हो और पता लगा कि कोयला बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा, बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा, पर्यावरण को भी नुकसान कर रहा और हमें भी परेशानी हो रही, हमारी भी आंखों में धुआं जा रहा, तो वो सोर्स अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब धुआं क्या होना चाहिए, अधिक कम से कम धुआं उत्पन्न होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऊष्मा अधिक से अधिक होना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि जो जिस पर खाना बना रहे उससे अच्छी ऊष्मा प्राप्त हो। अच्छा, उसकी उपलब्धता अच्छी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपलब्धता अच्छी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें सपोज करें कि एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस पर हम खाना बनाना चाह रहे हैं, तो मिलना भी तो चाहिए, नहीं तो अच्छा स्रोत होने से भी क्या फ़ायदा है। तो क्या होना चाहिए, उपलब्धता इसकी कम अच्छी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। भंडारण अच्छा होना चाहिए।
ऐसा है कि पता लगा कि एक दिन का हम खाना बना रहे हैं और उसके लिए हमें बहुत सारी 1 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता है, तो भंडारण में प्रॉब्लम होगी कि उतना ईंधन रोज लाओ, फिर उस पर खाना बनाओ। तो भंडारण क्या होना चाहिए इसका, अच्छे से होना चाहिए, मतलब न्यूनतम भंडारण की आवश्यकता होना चाहिए। परिवहन में आसानी होना चाहिए, ठीक है ना, ढोने में आसानी होना चाहिए कि मतलब मान लिया जाए कि इतना बड़ा सिलेंडर है और वो पूरा महीना भर चलता है, और ढोने में आसानी है। और उतना महीने भर अगर खाना बनाना है तो हमें कितनी सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होना चाहिए, परिवहन में आसानी होना चाहिए। दहन की दर क्या होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट जल गया और ऊर्जा हमें कम प्राप्त हुई। विषैली गैसें उत्सर्जित या विषैली उत्पाद उत्सर्जित नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और विषैली गैसें या विषैली उत्पाद उसने उत्पन्न नहीं करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छे ऊर्जा स्रोत के जो ईंधन है उसका अच्छा होने के लिए क्या आवश्यक गुण है, तो उसके बारे में हमने बिना कहीं पर सपोर्ट लिए हमने अपने मन से ही बता दिया। हमने अपने मन से बता दिया, मतलब आप भी मेरे ख्याल से, आप मैं बोलते गया इधर और आपके भी दिमाग में कुछ पॉइंट आने लगे होंगे। अच्छे ईंधन की क्या विशेषता होना चाहिए, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही याद आपको सोचना है ना उसके बारे में। मान लिया जाए कि आपको खाना पकाना है और आपसे पूछा जाए कि भैया खाना पकाने के लिए आप कौन सा ईंधन यूज़ करोगे, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं वो ईंधन यूज़ करूँगा जिसमें धुआं कम से कम हो, सस्ता हो, भंडारण में क्या हो, आसानी हो, मतलब भरने में उसको रख रखाव उसका कम हो, परिवहन सस्ता हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना भी आसान हो, और परिवहन क्या होना चाहिए उसका सस्ता होना चाहिए। अधिक ऊष्मा प्राप्त होना चाहिए, है ना, नहीं तो हम जला रहे हैं और पता लगा कि 15 मिनट का खाना 3 घंटे में पक रहा। तो क्या होना चाहिए, अच्छी ऊष्मा भी, अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होना चाहिए। दहन की जो दर है वो क्या होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट जल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जल ही नहीं रहा हो, दहन ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। सस्ता भी होना चाहिए, विषैले उत्पाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, उसमें कार्य अधिक होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, जो क्या होना चाहिए, मान लिया जाए आपने इतना ईंधन लिया, इसका जो निश्चित द्रव्यमान है प्रति इकाई की बात कर रहे हैं, एक इकाई लंबा, 1 इकाई चौड़ा और 1 इकाई ऊंचा। सपोज करें कि इतना आपने ईंधन लिया, तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता अधिक होना चाहिए। इतनी हमने मान लिया जाए एलपीजी गैस ली, इतना ही कोयला लिया, समान आकार में, समान क्षमता वाला या समान द्रव्यमान बोल सकते, या समान आयतन का कोयला लिया। देखना यहाँ पर इतनी लकड़ी ली, इतना कोयला लिया, और इतना ही मान लिया जाए एलपीजी लिया, गैस जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें तीनों में जिसकी ऊर्जा ज़्यादा हो ऐसा ईंधन होना चाहिए। तो बात क्लियर है। अभी तक हमने जितना बेसिक पढ़ा है उस आधार पर हमें कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है ये मालूम होना चाहिए। ऊर्जा के प्रकार लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये मालूम होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा क्यों टेंशन में है, क्यों हमें इतनी ऊर्जा की चिंता होती है। तो उसका कारण ये है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। लेकिन जो रूपांतरित करने के बाद में इसको वापस लाना संभव नहीं होता है, इसलिए हमें ऊर्जा की चिंता होती है कि ऊर्जा प्रॉपर तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इतनी बातें हमें यहाँ पर समझ में आई। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर ऊर्जा के कोई स्रोत एक उत्तम स्रोत कहलाता है। क्या होना चाहिए उसके गुण, इसका उपयोग करना सुविधाजनक होना चाहिए, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, अप्राप्य ऊर्जा प्रदान करें, लंबी अवधि तक स्थिर दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके। और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं कि जो जलने के बाद में अपशिष्ट कम बचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि उसका रख रखाव आसान हो, सस्ता हो,
है ना, वो ट्रांसपोर्टिंग मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो, तो इस प्रकार से हम उत्तम ऊर्जा स्रोत उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, रटना नहीं है, आपको समझना है ना। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? सेम लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जो क्या करता है, सरलता से उपलब्ध हो, ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक हो, प्रति एकांक आयतन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे। जो एकांक आयतन है, अगर 2-3 ईंधनों की अगर हम तुलना करें तो उतना ही लकड़ी, उतना ही कोयला, उतना ही पेट्रोल, उतना ही एलपीजी समान आयतन के अगर रहे तो जो ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करे वो अच्छा ईंधन माना जाएगा। भंडारण तथा परिवहन करने के लिए आसान हो और सस्ता भी होना चाहिए। ठीक है, सबकी पहुंच में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति उसको उपयोग में नहीं कर पा रहा और अमीर उसको उपयोग में ला पा रहा है ना, तो ये सबके लिए सस्ता होना चाहिए। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे? किसका उपयोग करना चाहिए भाई और क्यों करना चाहिए? तो ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में गुण देखे थे, ऐसे गुण अगर हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो हम अपने भोजन को गर्म करने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे। इसके निम्नलिखित कारण है। क्या होता है, जलने के बाद में क्या होता है, धुआं या राख उत्पन्न इसमें नहीं होती। जिस पर हम एलपीजी गैस पर खाना बनाते ना, उसमें राख उत्पन्न नहीं होती है और धुआं भी उत्पन्न नहीं होता है, और यह बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। यह सस्ता भी है और परिवहन और भंडारण भी इसका आसान होता है। इसका ज्वलनांक भी अधिक है और यह कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है। ये भी तो है ना, नहीं तो पता लगा कि कमरे के ताप पर अगर आग पकड़ ले तो विस्फोट हो सकता है, कभी भी सिलेंडर फट सकता है, आग के कारण कभी भी सिलेंडर फट सकता है। तो उसको ज़्यादा जलने के लिए कमरे के ताप की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और फिर उसके क्वेश्चन को